Hello dear students, welcome to AEC Plus, a digital platform of advanced engineering classes। और हम इस रेलवे इंजीनियरिंग की सीरीज में बात कर रहे हैं ऑन टू दी डिफरेंट। लास्ट क्लास में हमने बात की थी सिग्नल्स के ऊपर। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं स्टेशंस और यार्ड्स के ऊपर। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट। हम लोग अभी तक कहाँ पर बात कर चुके हैं? फाइन। कि हमारे पास मूव क्यों नहीं हो रहा है? चलिए, इन दिस इमेज जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है, जब हम स्टेशन और यार्ड्स की बात करते हैं तो ये एक नॉर्मल पिक्चर है किसी एक रेलवे स्टेशन का, जिसमें हमें यहाँ पर कई सारे ऐसे कंपोनेंट देखने को मिल सकते हैं जो हम रेलवे इंजीनियरिंग में एज अ कंपोनेंट के रूप में पढ़ते हैं कि भाई ठीक है, एक रेलवे स्टेशन होता है तो उसमें और क्या चीज़ें होती है, पर्पसेस क्या क्या फुलफिल होते हैं। तो जैसे कि लास्ट क्लास में आप लोगों ने कभी ये इमेज पर ध्यान दिया हो, तो यहाँ पर हमारे पास ये एक्चुअली में एक यार्ड है। क्या है हमारे पास? ये एक यार्ड है। दिस इज बेसिकली नॉट अ रेलवे स्टेशन, लेकिन ये हमारे पास एक यार्ड है। यार्ड है मतलब जहां पर हमारे पास कोई सामान लोड होता होगा, अनलोड होता होगा। तो हमारे पास कैसे ट्रेनों को यहाँ पर लाकर, डब्बों को यहाँ पर छोड़कर नए डब्बे बनाना, मतलब नए नए डब्बों से बनाकर एक नई ट्रेन बना देना, उस ट्रेन को फिर वापस से भेज देना, जिसमें सामान आया उस सामान को रीलोड अनलोड ये सब करना, उन सब चीज़ों के लिए हमारे पास कैसा अरेंजमेंट होता है, बेसिकली उसे हम यार्ड्स कहते हैं। तो स्टेशंस क्या होते हैं, यार्ड्स क्या होते हैं, आज के सेक्शन में हम यही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद दी रेलवे स्टेशंस। हमारे पास ये एक ऐसा प्लेस है रेलवे स्टेशन जहां पर आप और हम अगर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, या तो हम खुद ट्रेवल करने के लिए वहां जा रहे हैं, या शायद उस रेलवे के अंदर कोई गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होगा, राइट। तो हमारे पास सिंपल सा फंडा है, रेलवे स्टेशन इट इज अ प्लेस वेयर ट्रेन होल्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पस। या तो आपको हमें कैरी कराने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, या फिर हमारे पास कंट्रोल मूवमेंट ऑफ ट्रेन, मतलब हमारे पास पैसेंजर या गुड्स का, या फिर हमारे पास जो ट्रेन होती हैं एक जगह से दूसरी जगह चल रही है, तो ट्रेन के अंदर फ्यूल और पानी दोनों रिफिल करने के लिए फिर एक जगह चाहिए, वो बेसिकली हमारे पास स्टेशन ही होते हैं। तो आपने अगर कभी देखा हो, आपको दिखाई देगा जैसे ट्रेन आगे खड़ी होती है उसके बाजू में पाइप्स लगे होते हैं बहुत सारे, वो ट्रेन को रिफिल करने में काम आते हैं। टू एक्सचेंज पैसेंजर्स एंड गुड्स, टू कंट्रोल मूवमेंट ऑफ ट्रेन, ओवरटेकिंग, डिटेचिंग, कनेक्टिंग इंजन, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर से। कोई ट्रेन स्लो चल रही है, कोई फास्ट चल रही है, तो फास्ट वाली को आगे निकालने के लिए फिर से हमें उस ट्रेन को थोड़े समय के लिए किसी एक ट्रैक पर लाकर छोड़ना पड़ता है, तब जाकर हम वहां से उसको क्या कर पाते हैं, वी आर एबल टू लेट मूव द फास्टर ट्रेन अहेड, और पुरानी हमारे पास जो स्लोअर ट्रेन है उसे हम थोड़े समय के लिए वेट कराते हैं। टू टेक फ्यूल एंड वाटर, ये हमारे पास तीन पर्पस हो जाते हैं। अगर हम बात करें कि हम रेलवे स्टेशन की साइट क्या सिलेक्ट करें कि हमारे ये पर्पस फुलफिल हो जाए, पहली चीज तो ये कि पैसेंजर वहां तक आसानी से आ सके, राइट। हमारे पास दूसरी चीज, उस एरिया का जो हमारे पास ड्रेनेज एरिया हो या ड्रेनेज हमारा हो वो ज्यादा बेहतर हो, ताकि पानी ना भरे वहां पर। जब भी हम रेलवे स्टेशन की साइट की बात करेंगे, लैंड अवेलेबिलिटी हमारे पास वहां पर अच्छी खासी हो, ठीक है। हमारे पास उस स्टेशन तक पहुंचने के लिए वहां के लोगों के लिए एक रोड व्यवस्थित बनी हो, हमारे पास ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बेसिकली अगर देखें तो साइट सिलेक्शन ऑफ स्टेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ साइट ड्रेनेज, सही बात है। हमारे पास जो है अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, तो वो भी जरूरी है, वरना बन नहीं पाएगा हमारे पास स्टेशन। अप्रोच रोड टू द स्टेशन जरूरी, एक्सेसिबिलिटी टू टाउन और सिटी, किसके लिए? फॉर पैसेंजर्स।
फॉर दी पैसेंजर्स। साइट अलाइनमेंट, भाई हमारे पास जो है वो एक प्रॉपर मैनर में हमारा पूरा का पूरा जो रेलवे है वो अच्छी तरीके से अलाइनमेंट हो सके, उसके लिए बेसिकली हमें साइट सिलेक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो जो रेलवे स्टेशन होते हैं हमारे पास वो कई वेराइटी के बनते हैं। आप देखते हो कभी कभी लिखा रहता है जंक्शन, कभी कभी लिखा रहता है एक हमारे पास सिर्फ रेलवे स्टेशन का नाम। तो कोई जंक्शन होते हैं जहां पर कुछ ऐसे स्टेशन होते हैं जहां पर ट्रेन रुकती ही नहीं है। कभी कभी आपने देखा होगा कि स्टेशन तो बना हुआ है, बहुत छोटा सा बना हुआ है, ट्रेन चलते चले जा रही है, हमारे पास रुकी नहीं। कहीं कहीं पर ऐसा होता है ट्रेन आती है, रुकती है और फिर कुछ देर के लिए वहीं खड़ी रहती है, कोई पैसेंजर उतर भी नहीं रहा, कोई चढ़ भी नहीं रहा, कोई पर्पस ही नहीं, फिर ट्रेन चल देती है। डिफरेंट डिफरेंट काइंड के स्टेशन होते हैं हमारे पास, हर स्टेशन का अपना अपना अलग अलग पर्पस होता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टेशन, दे आर क्लासिफाइड इनटू टू बेसिकली क्राइटेरिया, एक ऑपरेशनल क्लासिफिकेशन और एक फंक्शनल क्लासिफिकेशन। ऑपरेशनल मतलब कि भाई हम उसको कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, फंक्शनल मतलब उनका पर्पस क्या है देने का। दो अलग अलग क्राइटेरिया बनते हैं हमारे पास। एक क्राइटेरिया बन रहा है ऑपरेशनल क्लासिफिकेशन में, एक स्टेशन कहलाता है ब्लॉक स्टेशन, एक कहलाता है नॉन ब्लॉक स्टेशन, एक कहलाता है स्पेशल क्लास स्टेशन। ब्लॉक स्टेशन का मतलब ये होता है कि भाई वहां पर वो स्टेशन एक पूरे ब्लॉक को सिग्निफाई करता है। पूरा रेलवे हमारे पास जो ट्रैक होता है वो अलग अलग ब्लॉक्स में बना होता है। तो हमारे पास जितने भी क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी स्टेशन होते हैं वो सारे ब्लॉक स्टेशन कहलाते हैं। इट इज ए स्टेशन एट विच द ड्राइवर हैज टू ऑब्टेन एन अथॉरिटी टू प्रोसीड इन अदर ब्लॉक स्टेशन। इसका मतलब क्या हो गया, हमने रेलवे ट्रैक को, रेलवे रूट को अलग अलग ब्लॉक्स में बांट दिया। तो क्या होता है, जब रेलवे इस पूरे रेल के मूवमेंट को मैनेज करता है तो हर एक ब्लॉक में जब रेल का मूवमेंट होता है तो जो पटरियां होती, जो हमारे पास रेल जो हमारा ट्रैक है वो मल्टीपल तो नहीं होते, या तो सिंगल लाइन होते हैं या डबल लाइन होते हैं। अब उस पर अगर कोई ऑलरेडी ट्रेन अवेलेबल है और उसी पे कोई दूसरी ट्रेन चल दे तो इनके बीच में एक्सीडेंट होने के चांसेस बन जाते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, जितने भी ब्लॉक स्टेशन होते हैं, पता चला कि किसी ब्लॉक स्टेशन से कोई ट्रेन चल दी, यहां से ये ट्रेन चलते चले जा रही है, दोनों का एक्सीडेंट हो जाएगा क्योंकि ट्रैक एक ही है। तो इस स्टेशन से जाने की परमिशन तब मिलेगी जब अगला स्टेशन हमें बता देगा कि उस वाले ट्रैक पे कोई ट्रेन है ही नहीं, ताकि आप अगले स्टेशन तक पहुंच जाओ। तो सर ऐसा कैसे होगा कि अगले स्टेशन पे पहुंच जाएंगे फिर वहां भी ट्रेन नहीं मिले या फिर बीच में नहीं हो। भाई रेलवे स्टेशन पे पहुंचने के बाद क्या होता है, हमारा जो मेन ट्रैक होता है, हम रेलवे स्टेशन पे पहुंचने के बाद उस मेन ट्रैक को यूजुअली खाली रखते हैं। हमारी ट्रेन आके एक साइड लाइन के ऊपर जो है खड़ी हो जाती है, ताकि क्या होता है कि जो कोई फास्ट मूविंग ट्रैफिक है उसको हम बढ़िया तरीके से वहां से पास करा सके। तो जनरली क्या होता है कि पर्पस हमारा ये रहता है कि हम ट्रेन का मूवमेंट एफिशिएंट रख सके, इसलिए हम स्टेशन को जब बनाते हैं तो प्लेटफॉर्म पर हम जो है साइड स्टेशन पे हमारी ट्रेन को प्लेस करते हैं। तो जितने भी ब्लॉक स्टेशन होते हैं, एक ब्लॉक स्टेशन से दूसरे ब्लॉक स्टेशन में आने से पहले आपको हमेशा एक अथॉरिटी लेनी पड़ेगी कि भाई क्या मैं वहां पर आ सकता हूं नहीं आ सकता हूं, मतलब ये लोको पायलट का बेसिकली फंक्शन रहता है। तो हर वो स्टेशन जो कि जहां पर आपको परमिशन के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, उन सारे स्टेशन को ब्लॉक स्टेशन कहा जाता है। दे आर रेफर्ड एज क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। इसके बाद हमारे पास एक बनता है क्लास डी। कभी देखा होगा आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप पहुंचे, स्टेशन है, बिल्डिंग है, प्लेटफॉर्म है, नाम लिखा है, दोनों तरफ बोर्ड लगा है, दो तीन जगहों पर चेयर लगी, छोटा सा शेड लगा है, कोई वहां पर कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, ना कोई वॉशरूम है, ना कोई टिकटिंग घर, हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी जगह से हमें कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। नो परमिशन इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप और क्रॉस दिस स्टेशन, यहां से डायरेक्टली निकला जा सकता है। ऐसे सारे स्टेशन को बेसिकली क्लास डी स्टेशन कहा जाता है। हमारे पास ऐसे क्लास स्पेशल क्लास स्टेशंस विच आर नॉट कवर्ड इन क्लास ए एंड डी। नॉट कवर्ड इन क्लास ए एंड डी का मतलब ये होता है कि हमारे पास कभी कभी सिचुएशन बन जाती है कि वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ स्टेशन फॉर एनी पर्पस, जिसका हमारे पास, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई हॉल्ट स्टेशन ही आ गया, हमारे पास कोई हॉल्ट स्टेशन ही आ गया कि वहां पर आपको रुकना ही पड़ेगा, वहां पर आकर आपको रुकना ही पड़ेगा, यू डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो ऐसे को बेसिकली कहा जाता है हॉल्ट। वो बेसिकली हमारे पास इसी कैटेगरी में आ जाएंगे। तो हॉल्ट स्टेशन बन जाएगा हमारे पास, हॉल्ट स्टेशन हमारे पास फॉर द पर्पस ऑफ, फॉर पर्पस ऑफ
शॉर्ट हॉल्ट फॉर पर्पस ऑफ शॉर्ट हॉल्ट, जहां पर आपके पास जो प्लेटफॉर्म होता है, प्लेटफॉर्म एट रेल लेवल। इसका मतलब क्या, जो उठा हुआ प्लेटफॉर्म होता है वो बेसिकली हमारे पास यहां पर प्रोवाइडेड नहीं रहता। ये प्लेटफॉर्म क्या होता है इसको भी जरा समझ लेते हैं। हमारे पास प्लेटफॉर्म हमारे पास क्या होता है, एक रेज्ड सरफेस होता है, या फ्लोर लिख लो, रेज्ड फ्लोर लेवल फॉर पैसेंजर्स मूवमेंट या एंट्री इन ट्रेन और गुड्स लोडिंग एंड अनलोडिंग। एक हमारे पास होता है जिसको हम कैटेगराइज कर रहे हैं एज पैसेंजर प्लेटफॉर्म। पैसेंजर प्लेटफॉर्म मतलब ये प्लेटफॉर्म का पर्पस है कि पैसेंजर्स का मूवमेंट हम करा सके। यात्री कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर यहां से यहां जाने वाली प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर आने वाली, तो जो प्लेटफॉर्म नंबर 6 है वो किसके लिए, यात्रियों के लिए। तो हमारे पास पैसेंजर प्लेटफॉर्म जो है ये अलग अलग तरीके के बन सकते हैं। हमारे पास रेज लेवल, एक हमारे पास बन जाता है एज लो लेवल, और एक हमारे पास बन जाता है एट रेल लेवल। इसका मतलब क्या होता है, रेज लेवल का मतलब होता है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो रेल की जगह से, पटरियों की जगह से काफी ऊंचाई पर उठा हुआ हो। हमारे पास 760 mm अबव रेल लेवल। अगर रेल लेवल से 760 mm ऊंचाई पर है तो उसे बेसिकली रेज लेवल प्लेटफॉर्म कहा जाता है। और अगर हमारे पास वो 455 mm अबव रेल लेवल होता है तो उसे बेसिकली हम जो है वो लो लेवल प्लेटफॉर्म कहते हैं। छोटे मोटे स्टेशन पे जाएंगे तो देखेंगे कि लो लेवल का मिल रहा है, बड़े स्टेशन पे जाएंगे तो हमेशा हमारे पास एकदम बिल्कुल एक कदम ऊपर चढ़े अपने आप प्लेटफॉर्म, मतलब ट्रेन में एंटर कर गए, वो बेसिकली रेज लेवल कहलाते हैं। एक कहलाता है ट्रेन लेवल, तो जो बिल्कुल ही छोटा प्लेटफॉर्म होता है, जो बिल्कुल ही छोटा स्टेशन होता है, वहां पर ट्रेन में पूरा आपको उतरते हुए नीचे आना पड़ता है, तो वो बेसिकली हमारे पास कहलाता है एट रेल लेवल प्लेटफॉर्म। ठीक है, हमारे पास गुड्स के लिए अपने आप अलग ही बनते हैं, तो वो हमारा पर्पस अलग हो जाता है। हमारे पास अगर हम बात करें, इफ यू मूव अहेड नाउ, हमारे पास फंक्शनल क्लासिफिकेशन होता है बेस्ड ऑन दी फंक्शंस दे आर बेसिकली परफॉर्मिंग, बेस्ड ऑन दी फंक्शंस बेसिकली दे आर परफॉर्मिंग। मतलब हमारे पास या तो एक ऐसा स्टेशन जहां पर ट्रेन्स अलग अलग डायरेक्शन से आके पास कर सकती है, बेसिकली रेफर्ड एज अ जंक्शन स्टेशन। मतलब हमारे पास 3 से कोई ज्यादा लाइन आकर मिलती है, वेयर लाइन्स फ्रॉम 3 डायरेक्शंस मीट, तो वो हमारे पास बेसिकली क्या कहलाता है, हमारा जंक्शन स्टेशन कहलाता है। कि भाई ट्रेन इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है, तो हमेशा होगा क्योंकि पटरी बनाई गई है, दोनों तरफ से आ सकती है। कहीं और वाला रूट भी लाके यहाँ छोड़ दिया तो अब ट्रेन यहाँ से यहाँ भी जा सकती है, ट्रेन वहां से यहाँ भी आ सकती है, यहाँ से यहाँ भी जा सकती है, यहाँ से यहाँ से भी आ सकती है, कैसे भी जा सकती है। तो ये पॉइंट हो गया जंक्शन, जहां पर आना पड़ेगा अगर किसी अलग अलग डायरेक्शन जाना पड़ रहा है। तो हमारे पास एक बनता है नॉन जंक्शन स्टेशन, जहां पे ट्रेन डिफरेंट डायरेक्शन में पास नहीं कर सकती, या तो इधर से इधर जा सकती है, इधर से इधर जा सकती है, बस इतना ही वो हमारे पास फंक्शन बन जाता है, हमारे पास रेफर्ड एज दी नॉन जंक्शन स्टेशन। कभी कभी ऐसा होता है हिल स्टेशन पे कि एक वो लास्ट पॉइंट है, उसके आगे ट्रेन जाती ही नहीं, ट्रेन जाती नहीं मतलब रेलवे स्टेशन ही नहीं है उसके आगे, ट्रेन का ट्रैक ही नहीं है आगे,
वो बन जाता है हमारा टर्मिनल स्टेशन। ट्रेन टर्मिनेट्स एट दिस स्टेशन, जहां पर ट्रेन का रूट खत्म हो जाता है, वो बेसिकली हमारे लिए कहलाता है हमारा टर्मिनल स्टेशन। आई बात समझ में? हमारे पास जो मिनिमम लेंथ है पैसेंजर प्लेटफॉर्म की, वो हमारे पास कितनी निकल कर आती है? 180 मीटर के बराबर। मिनिमम 180 मीटर की लेंथ होनी चाहिए हमारे प्लेटफॉर्म की, उससे कम नहीं होना चाहिए। the another concept that we have is the concept of loop. What does the loop refers to? समझिएगा बात को। ये मान लो मेरे पास एक मेन लाइन है, दिस इज अ मेन लाइन। अगर मेरे पास कोई मेन लाइन से निकलने वाली ब्रांच लाइन अगर वापस उसी मेन लाइन में आके मिलती है, तो हमारे पास ऐसे टाइप के अरेंजमेंट को बेसिकली क्या कहा जाता है? लूप कहा जाता है। ये लूप हमारे पास बेसिकली तीन तरह के होते हैं। वन इज रेफर्ड एज ए स्प्लिट लूप। स्प्लिट लूप कैसा होता है? ये हमारे पास बेसिकली एक स्प्लिट लूप कहलाता है कि आपका जो है वो रूट आया, दो पार्ट में स्प्लिट हुआ और वापस आके मिल गया, ऐसा हमारे पास स्प्लिट लूप कहलाता है। दिस इज बेसिकली स्ट्रेट एंड लूप। और एक हमारे पास बनता है ट्रेलिंग लूप। हाउ डज द ट्रेलिंग लूप लुक लाइक? हमारे पास दिस इज हाउ बेसिकली अ ट्रेलिंग लूप वुड लुक लाइक। तो हमारे पास ट्रेन आ रही है, एक लाइन मेन लाइन है, हमें इस लाइन को खाली रखना है ताकि कोई दूसरी ट्रेन आ सके। हमारी ट्रेन को हमने एक दूसरे ट्रैक पे लाके छोड़ दिया, थोड़ी देर के लिए खड़ा कर लिया, जितने भी पैसेंजर है बैठ जाएंगे, निकल जाएंगे, ट्रेन को 15-20 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पर, उसके बाद आगे चली जाएगी, तब तक के लिए हमने इस लाइन को क्लियर कर दिया। तो जब भी हम किसी मेन लाइन से, इफ द ब्रांच लाइन फ्रॉम मेन लाइन अगेन टर्मिनेट्स एट द सेम मेन लाइन, इज कॉल्ड अ लूप। लूप तीन तरह के होते हैं। दिस इज बेसिकली रेफर्ड एज अ स्प्लिट लूप, दिस इज बेसिकली रेफर्ड एज अ ट्रेलिंग लूप, और इसे कहते हैं बेसिकली द स्ट्रेट एंड लूप। ठीक है। हमारे पास इफ आई टॉक अबाउट द साइडिंग, साइडिंग का मतलब क्या होता है? जब मुझे अपने रेलवे स्टेशन पर कोई ट्रैक आ रहा है और उस ट्रैक को मुझे डिवाइड करना है मल्टीपल पाथ में, और मल्टीपल पाथ को आगे भी लेके जाना है, उनमें से एक पाथ है जिसको आगे नहीं लेके जाना है, कहीं पे जाके खत्म करना है, ताकि मैं उससे आगे कोई ट्रैक बनाना चाहता ही नहीं हूं। तो वो बेसिकली हमारे पास जो ट्रैक बनता है जो कहीं पे खत्म हो जाता है, आगे कुछ है ही नहीं, इसे बेसिकली कहा जाता है साइडिंग। क्या कहा जाता है इसे? साइडिंग। When a branch line from the main line or a loop terminates at a dead end, it is termed as siding. It acts as a temporary storage of wagons. कोई भी गाड़ी लाके सिर्फ पटकना है, कोई भी गाड़ी लाके पटकना है, कोई डिब्बे हैं लाके पटकना है सिर्फ, तो उस पर्पस के लिए बेसिकली हम ये साइडिंग्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। हमारे पास कभी कभी कैच साइडिंग का भी यूज होता है। वी बेसिकली यूज कैच साइडिंग ऑल्सो। कैच साइडिंग, कैच साइडिंग मतलब हमारे पास होती है इन हिली एरियाज। व्हाट डज दिस रेफर्स टू? अब हिली एरियाज में क्या होता है? ट्रेन आगे खड़ी हो गई, ट्रेन प्लेटफॉर्म आगे खड़ी हो गई, एक स्लोप दे रखा है, ऐसा मतलब स्लोप है ऑलरेडी वहां पे। ट्रेन खड़ी तो हो गई, मान लो इंजन हमने हटा दिया वहां से, किसी को पर्पज के लिए लगा लिया, या ट्रेन खड़ी है, ट्रेन वापस से पीछे ग्रेविटी करंट ना आना चालू कर दे, इसलिए हम क्या करते हैं? हम एक ऐसा रूट बनाते हैं कि भाई अगर ट्रेन पीछे आने भी लगे तो हम वहां से हमारी ट्रेन को जो है वो टर्नआउट की मदद से एक ऐसे रूट पे लेके चले जाएं जो थोड़ा सा ऐसे आगे चल के उठा हुआ हो, ताकि हमारे पास वो ट्रेन फिर से ट्रैक पर आ जाए। सो दैट हमारे पास उसके लिए कैच साइडिंग देने की जरूरत पड़ती है। कहां पर? इनटू दी हिली एरियाज। ठीक है। सो दैट या फिर सो ट्रेन
डज नॉट रन बैक, इसलिए हमें कैच साइडिंग देने की जरूरत पड़ती है। हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेशन यार्ड। स्टेशन यार्ड कुछ ऐसा ही दिखाई देता है जहां पर बहुत सारी ट्रेनें आकर रखा जाती है। अगर मुझे ट्रेन के डिब्बे बदलना हो तो मैं कोई ट्रेन यहां लाके छोड़ दूंगा, उनमें से जिन डिब्बों को जिस डिब्बों के साथ कनेक्ट करके एक नई ट्रेन बनाना है मैं वो काम कर सकता हूं। अगर मुझे इन ट्रेनों के अंदर गुड्स हैं, उन गुड्स को खाली करना है, समय लगेगा 3 दिन का, 3 दिन के लाके यहां छोड़ दिया। अगर मुझे मेरे इंजन में खराबी आ गई है, इंजन को सही करना है, मैं वहां वो भी लाके छोड़ दूंगा। अगर मुझे मेरे पास हो सकता है कि कोई डिब्बे खराब हो गए हो, कहां रखें, तो उसके लिए एक अलग यार्ड। अलग अलग तरह के यार्ड्स बनाए जाते हैं जिन्हें बेसिकली स्टेशन यार्ड कहा जाता है। 5 तरीके से इनको कैटेगराइज किया, देयर आर द फॉलोइंग टाइप्स, 5 कैटेगरी है। पैसेंजर यार्ड, गुड्स यार्ड, मार्शलिंग यार्ड, लोकोमोटिव यार्ड और सिक यार्ड। हमारे पास इट इज अ सिस्टम ऑफ ट्रैक्स लेड फॉर रिसीविंग, सोर्टिंग, मेकिंग ऑफ अ न्यू ट्रेन एंड डिस्पैचिंग ऑफ ट्रेन्स। इसीलिए हमारे पास ये सारे चीजों में काम आ गया। हमारे पास पैसेंजर यार्ड्स का पर्पस सिर्फ इतना होता है। पैसेंजर यार्ड को एक और नाम से जाना जाता है, ऑल्सो रेफर्ड एज कोचिंग यार्ड। परमिटिंग सेफ मूवमेंट ऑफ पैसेंजर्स। हमारे पास एक ऐसा यार्ड जहां पर हमारे पैसेंजर का सेफ मूवमेंट हो सके, उसे बेसिकली पैसेंजर यार्ड कहा जाता है। गुड्स यार्ड के अंदर हमारे पास यहां पर सिर्फ एक पर्पस होगा, हमारे पास गुड्स यार्ड में सिर्फ एक पर्पस होगा, फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ गुड्स। अनदर वन दैट वी हैव इज दी मार्शलिंग या शंटिंग या मशीन यार्ड। अभी मार्शलिंग या शंटिंग या मशीन यार्ड का मतलब क्या होता है? एक ऐसा यार्ड जहां पर आप ट्रेन्स को, हमारे पास क्या होता है मार्शलिंग यार्ड, मार्शलिंग यार्ड एक एक्चुअली में ऐसा यार्ड होता है हमारे पास जहां पर हम जो भी हमारे पास गुड्स आते हैं या फिर हमारे पास कोई भी ट्रेन आ रही है जिसको मुझे मतलब अनलोड करके नई ट्रेन बनाना है, तो मुझे उसके लिए जो है वो एक ऐसे यार्ड की जरूरत पड़ती है जिसे हम बेसिकली कहते हैं मार्शलिंग यार्ड। तो हमारे पास जहां पर गुड्स वैगन्स को डील करना, गुड्स वैगन मतलब जिनमें हमारे पास क्या आ रहा है, बहुत सारा सामान आ रहा है, उसे बेसिकली गुड्स वैगन कहा जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर अगर हम बात करें कि हमारे पास सॉर्टिंग कर दी जाती है वैगन्स की, कौन सी वैगन्स में से सामान निकालना है, किसको चेंज करना है, किसको चेंज नहीं करना है, उससे सबसे मिलके हमारे पास क्या नई ट्रेन बनाना है, तो हमारे पास बात आ जाती है डील्स विथ sorting of goods train and dispatch of new train। तो इसका फंक्शन बहुत सिंपल सा रहता है। फंक्शन इज वेरी सिंपल, रिसेप्शन करना है इसको, ठीक है, हमारे पास रिसेप्शन करना है, रिसेप्शन करके उसकी सॉर्टिंग करना है कि कौन से डिब्बे कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, कौन सा डिब्बा खराब है कौन सा डिब्बा खराब नहीं है, किस डिब्बे को किस ट्रेन में लगाना है किस ट्रेन में नहीं लगाना है, ये सारे पर्पसेस के लिए हम जो है हम उसको परफॉर्म इस मार्शलिंग यार्ड में करते हैं। रिसेप्शन करना, सॉर्टिंग करना और फिर डिस्पैच ऑफ वैगन्स टू फॉर्म अ न्यू ट्रेन। हमारे पास ये मार्शलिंग यार्ड जो है वो 3 तरीके से बनता है। एक बेसिकली कहलाता है हमारे पास फ्लैट यार्ड। फ्लैट यार्ड का मतलब होता है कि आपने एक बिल्कुल प्लेन एरिया में उस पूरे यार्ड को बनाया, ट्रेन का डिब्बा आएगा, मतलब सॉरी लोकोमोटिव इंजन आएगा, पूरे डिब्बों को साथ लेकर आएगा और फिर इंजन आगे खड़ा रहेगा,
और इंजन आगे खड़ा रहेगा। फिर जब 4 डब्बे खाली हो जाएंगे, प्लेटफॉर्म ज़्यादा बड़ा नहीं है, 4 डब्बे खाली हो जाएंगे, फिर इंजन 4 डब्बों को आगे कर देगा। फिर हमारे पास 4 डब्बे खाली, फिर इंजन 4 डब्बों को आगे कर देगा। टोटल मिला के मान लो कि हमारे पास 36 डब्बे। या तो इंजन छोड़ के चला जाए, तो फिर ये डब्बे कैसे मूव करेंगे? उन सब के लिए हमारे पास ये वाला जो सिस्टम है थोड़ा सा इनइफेक्टिव हो जाता है। कैसा हो जाता है? ये इनइफेक्टिव हो जाता है। तो बार बार हमें लोकोमोटिव की जरूरत पड़ती है। इसमें हमारे पास एक बनता है रेफरेंस ग्रेविटी, जहां पर हम ग्रेविटी की मदद से हमारे ट्रैक को ऐसा बिछाते हैं कि हमारे पास वहां पर एक बार इंजन ने सारे डब्बों को लाके छोड़ दिया, अब हम ग्रेविटी की मदद से हमारे इंजन की रोलिंग कर, मतलब हमारे डब्बों की रोलिंग्स करा सकते हैं। कि हमने उनको थोड़ा सा स्टॉप दे दिया, या फिर अगर हमने पुश दे दिया उनको थोड़ा सा, तो उस केस में हमारे पास वो थोड़ा मूव कर जाएंगे, धीरे धीरे मूव कर जाएंगे, फिर रोक लिया, फिर मूव कर लिया, फिर रोक लिया। ऐसे में इंजन की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी, तो बेसिकली हमारे लिए थोड़ा सा वो इफेक्टिव हो जाता है। और एक हम बनाते हैं जिसे हम बेसिकली कहते हैं हम्प यार्ड, जहां पर हम खुद बनाते हैं एक ऐसा लेवल सरफेस बनाते हैं, एक ऐसा हम इंक्लाइंड सरफेस बनाते हैं कि हमारे पास हम डब्बों को वहां तक पहुंचा तो दें, सारे डब्बे अब धीरे धीरे हमारे पास अपने आप ग्रेविटी से नीचे आते चले जाएंगे। तो ये आर्टिफिशियली बनाया गया ग्रेविटेशनल यार्ड है, और ये बेसिकली हम ग्रेविटी की मदद से या फिर लैंड जो हमारे पास नेचुरल स्वरूप अवेलेबल होता है उसी की मदद से हम इसको बना पाते हैं। हमारे पास इफ आई टॉक अबाउट कि पैसेंजर यार्ड, पैसेंजर की रिस्पॉन्सिबल, गुड्स यार्ड में जहां पर सिर्फ गुड्स की लोडिंग अनलोडिंग होगी, मुझे किसी गाड़ी को चेंज करना है, सॉर्टिंग करना है, रिसेप्शन करना है, डब्बे अलग करना है, डब्बे निकालना है, ऐसा सब कुछ करना है, वो सारा मार्शलिंग यार्ड में होगा। लोकोमोटिव यार्ड में लोको हमारे पास जो इंजन्स होते हैं, इंजन्स को वहां पर प्लेस करने के लिए, इंजन्स की रिपेयरिंग वगैरह, इंजन्स को वहां पर रखना, उन सभी के लिए इंजन मतलब लोकोमोटिव यार्ड बनाया जाता है। एक होता है सिक यार्ड, हमारे पास जितने भी डब्बे जो खराब हो चुके हैं, ठीक है, डैमेज्ड वैगन्स के लिए एक सिक यार्ड होता है, जहां पर उन्हें कंप्लीटली जो बिल्कुल खराब हो चुके हैं उनको लाकर वहां पटक दिया जाता है, ताकि कल को हमें डिसमेंटलिंग करना हो, उसे क्या करना हो क्या नहीं करना हो, मेंटेनेंस हो नहीं सकता, तो उन सभी के लिए एक बेसिकली बनता है सिक यार्ड। ठीक है, हमारे पास इफ यू मूव ऑन टू द अनदर कॉन्सेप्ट दैट वी हैव इज, अगला है हमारे पास इक्विपमेंट्स यूज्ड इन द यार्ड। एक होता है क्रेन। अब हमारे पास क्रेन का पर्पस क्या है? कोई भी गाड़ी आएगी तो उसमें अगर सामान भारी भारी है तो क्रेन से निकालने पड़ेंगे, तो क्रेन से निकालने पड़ेंगे, तो या तो हमारे पास एक बनती है बेसिकली रेफर्ड एज फिक्स्ड जिब क्रेन, मतलब वो पूरी तरह से फिक्स्ड रहती है, डब्बे को वहां आना पड़ेगा, डब्बे को वहां आना पड़ेगा और डब्बे में से सामान वो क्रेन उठाएगी और उठा के अलग रख देगी, वो फिक्स जिब हो गई हमारे पास। एक बेसिकली रेफर्ड एज मोबाइल क्रेन, मतलब ट्रेन पूरी हमारे पास लाके खड़ी हो जाएगी, हमारी मोबाइल क्रेन मूव करते जाएगी, एक एक डब्बे में सामान निकाल निकाल कर अलग रखती चली जाएगी, मतलब ट्रेन को मूव नहीं करेगा, अब हमारी क्रेन मूव करेगी। एक हमारे पास बेसिकली रेफर्ड हैज गेंट्री कैन। गेंट्री क्रेन के अंदर क्या होता है? ये पूरा जो हमारा एरिया होता है यहां पर एक गेंट्री गर्डर लगा होता है, उसके ऊपर क्रेन का पूरा अरेंजमेंट रहता है, ट्रेन आके यहां पर खड़ी हो जाएगी, तो हमारे पास एक डब्बे में से सामान निकाल के हम हो सकता है डायरेक्टली किसी कंटेनर के अंदर लोड कर दे, किसी डायरेक्टली गाड़ी के अंदर लोड कर दे, ऐसा भी कर सकते हैं। वो गेंट्री गर्डर मूव करते रहता है कंटिन्यूसली, यहां सामान उठाए यहां रखा, यहां से उठाया यहां रखा, यहां रखा, ये सब करते रहता है। तो ऐसे हमारे पास अलग अलग तरह की क्रेन्स अवेलेबल हो सकती है। अगर हम बात करें, हमें यह पता करना होता है कि हमने कहीं से ट्रेन डिस्पैच करी और उस ट्रेन में कितने किलो का सामान डाला था, इस लोकेशन पे आकर हमारे पास उस डब्बे का कितना वजन आ रहा है पता चल जाएगा। वेइंग ब्रिज कहलाता है बेसिकली हमारे पास, प्रोवाइडेड इन गुड्स यार्ड टू गेट द वेट ऑफ द लोडेड वैगन, कितना आ रहा है, खाली कितना, भरे कितना, दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। अनदर वन इज द लोडिंग गेज। लोडिंग गेज मतलब ये बताता है हमें कि हमारी ट्रेन के अंदर जो सामान है, अगर हम लोड कर रहे हैं गाड़ी को, तो वो इस लिमिट से बाहर नहीं जाना चाहिए, इस हाइट और इस विड्थ से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारा पूरा ट्रैक इसी को ध्यान में रख के बनाया गया है। इससे कुछ बाहर रहा, कोई पता चला कोई पोल आ गया, कोई वायर आ गया, कोई कुछ आ गया, ट्रेन पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाएगी, पूरा मैनेजमेंट खत्म हो जाएगा। तो एक डायमेंशन के अंदर ही सारी चीजें रहे, चाहे वो लोडिंग हो, चाहे वो हमारे पास पैसेंजर कार हो, उन सभी के लिए यूज टू रिस्ट्रिक्ट द डायमेंशन ऑफ द लोडेड आर्टिकल्स।
हमारे पास दिस इज बेसिकली अ इंजन शेड जहां पर हमारे इंजन्स को रखा जाता है। तो हमारे पास प्रोवाइडेड फॉर द पर्पस ऑफ क्लीनिंग, रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ द लोकोमोटिव्स। हमारे पास जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, दिस इज बेसिकली अ टर्न टेबल। हमारे पास टर्न टेबल का अरेंजमेंट बना हुआ है और यहीं पर हमारे पास इसी के नीचे ये ऐसा एम्प्टी स्पेस बना होता है, ये टर्न टेबल है और टर्न टेबल के नीचे यहां पर अंदर ये ऐसा अरेंजमेंट बना होता है जहां पर हमारे पास पूरा का पूरा एशपिट हमारे पास कहलाता है, जहां पर लोकोमोटिव जो पुराने हमारे लोकोमोटिव है, इट इज प्रोवाइडेड टू रिसीव, ये एस नहीं है, दिस इज एश फ्रॉम लोकोमोटिव बॉयलर्स। तो पुराने जमाने में होते थे, आज की तारीख में कोई भी लोको हमारे पास ऐसे बॉयलर वाले लोकोमोटिव चल ही नहीं रहे, स्टीम इंजन वाले चल ही नहीं रहे, तो उस केस में हमें इनकी जरूरत पड़ती नहीं है। बट पता होना चाहिए क्यों हमारे पास एश पिट लगता है। अनदर वन दैट वी हैव इज दी ड्रॉप पिट। ड्रॉप पिट का क्या पर्पस होता है? ये इंजन के अगर जो हमारे व्हील्स हैं, अगर वो व्हील्स को हमें चेंज करना है, हमें उन व्हील्स को निकालना है, तो ये पूरा का पूरा जो नीचे का फ्रेम है इसको निकाला जा सकता है। वो बेसिकली हमारे पास कहां किया जाएगा? ड्रॉप पिट में किया जाएगा। द पर्पस ऑफ ड्रॉप पिट इज टू रिमूव द व्हील्स ऑफ द इंजन। तो पूरा डब्बा अलग हो सकता है, नीचे की पूरी फ्रेम अलग हो सकती है, उसका रिपेयर होना, सब कुछ होना, वो सब चीजों के लिए हमारे पास ड्रॉप पिट अवेलेबल होता है। दिस इज बेसिकली रेफर्ड एज अ ट्राइंगल। क्या कहलाता है हमारे पास? ये ट्राइंगल। कभी कभी ट्रेन को हमें जिस डायरेक्शन से आई है, हमें वापस उसी डायरेक्शन में लेके जाना है, हमें वापस उसी डायरेक्शन में लेके जाना है। तो क्या करना पड़ता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास मेरा ये इंजन है, अगर मेरे पास मेरा ये इंजन है, जिस डायरेक्शन से आ रही है मुझे इंजन को वापस डायरेक्शन में लेके जाना है, तो पलटाऊं कैसे? ट्रेन कैसे पलटाऊं? मैं ट्रेन को आगे लेके जाता हूं, ऐसे आगे लेकर आऊंगा, फिर ट्रेन को रिवर्स डायरेक्शन में ऐसे लेकर जाऊंगा और ऐसे ले जाने के बाद फिर मेरे पास ट्रेन का जो ये वाला हिस्सा था, ये वाला हिस्सा हमारे पास आगे चला जाएगा, ट्रेन का पीछे वाला हिस्सा यहां चला जाएगा, पीछे तक चला जाएगा, फिर ट्रेन का आगे वाला हिस्सा यहां से वापस ऐसे बन के आगे आ जाएगा। तो मुझे अगर ट्रेन को टर्न करना होता है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ शॉर्ट लेंथ ट्रैक्स इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रायंगल, दे आर यूज्ड फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द इंजन। टर्न टेबल कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस। अभी देखा था हमने पीछे टर्न टेबल, मैं दिखाता हूं आपको, ये रहा टर्न टेबल। टर्न टेबल किस लिए काम आएगा? आपने इंजन लेकर आए, सिर्फ अकेला इंजन लेकर आए, इंजन यहां खड़ा किया, ये टर्न टेबल पूरी तरीके से गोल घूम जाएगी, इंजन का मुंह यहां से घूम के आगे आ जाएगा, इंजन को वापस लेके चले जाओ, पलटाने की जरूरत नहीं पड़ी, वो ट्रायंगल देने की जरूरत नहीं पड़ी, इस टर्न टेबल से पूरा काम हो गया अपने पास। तो हमारे पास ये बेसिकली हमारा टर्न टेबल काम करता है। एक बनता है ट्रेवर्सर। ये ट्रेवर्सर भी यही काम करता है, लेकिन ट्रेवर्सर का फंक्शन है कि वो पटरी बदलवा देता है। जिस पटरी पर आप चल रहे थे, आपकी पटरी बदलवा देगा। कैसे बदलवा देगा? आप इंजन को इस वाली पटरी से लेकर आए, आपने लाके इस पे खड़ा कर दिया, ये खुद लेटरली मूव कर सकता है। ये इंजन को यहां लाके खड़ा कर दिया, ये लेटरली चल के वहां चला जाएगा, आपका इंजन इस पे आके खड़ा हो जाएगा। तो जब हमारे पास कोई पैरेलल ट्रैक्स होते हैं, इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर द वैगन्स और लोकोमोटिव्स टू एंड फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर पैरेलल ट्रैक। हमें हमारे इस वाले रीजन से, जरा ध्यान से समझना, इस वाले रीजन से इस वाले रीजन पे लाना है तो बहुत बढ़िया तरीके से इसको ऐसे लाया जा सकता है। इट इज प्रिफर्ड टू टर्न आउट, प्रिफर्ड टू टर्न आउट, ये एक साथ लिखा हुआ है। वेर स्पेस इज लेस। टर्न आउट में क्या होता है? हमें पूरी जगह देनी पड़ती कि भाई ट्रेन आएगी, फिर वो इस वाले ट्रैक से उस वाले ट्रैक पे जाएगी, क्रॉस ओवर देंगे, फिर इस ट्रैक पर आएगी। इससे ज्यादा अच्छा है ये दे दिया। जब जगह कम होती तो ट्रेवर्सर का इस्तेमाल बहुत बढ़िया तरीके से किया जा सकता है। अनदर वन इज बेसिकली रेफर्ड एज स्कॉच ब्लॉक। अगर मैं किसी ट्रेन को किसी ट्रैक पर आगे जाने से रोकना चाहता हूं, ऐसा अरेंजमेंट लगाया जाता है पटरी के ऊपर। इट इज यूज्ड टू सेपरेट द शंटिंग लाइंस फ्रॉम द रनिंग लाइंस। शंटिंग लाइन मतलब जहां पर हमारे पास हमारे सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, हम यहां से वैगन एक्सचेंज कर रहे हैं, वहां लेके जा रहे हैं, वहां से यहां लेके जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो किसी मेन लाइन को शंटिंग लाइन से अगर सेपरेट करना हो तो हमारे पास ये ऐसा स्कॉच ब्लॉक दिया जाता है, हमारे पास रेफर्ड एज दी स्कॉच ब्लॉक।
अनदर कॉन्सेप्ट दैट वी हैव इज द फाउलिंग मार्क। फाउलिंग मार्क मतलब हमारे पास क्या, हमारे पास कोई भी कन्वर्जिंग ट्रैक अगर बनता है, एग्जांपल के तौर पे सोचिए जरा, यहां से हमारे पास एक ट्रैक ये बन रहा है और एक ट्रैक ये बन रहा है। अब हमारे पास मान लो ये वाली लाइन है और इस लाइन से कोई ट्रेन आना चाहती है, तो उस ट्रेन को कहां पर आकर रुक जाना चाहिए, तो उसके लिए फाउलिंग मार्क बेसिकली डिफाइन किया जाता है। जमीन पे लगा होगा, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, और हमारे पास पर्पस क्या रहता है इसका, हमारे कोई भी कन्वर्जिंग ट्रैक पे एकदम लास्ट मोमेंट पे आके ट्रेन ना खड़ी हो जाए ताकि दूसरी ट्रेन से टकरा जाए साइड से, इसलिए हमने दिया क्या, फाउलिंग मार्क, कि भाई इससे आगे नहीं जाना है। These are the points fixed between a pair of converging track। ये रहा converging track। To indicate a foul or possibility of collision of vehicles beyond this point। इस पॉइंट के आगे गए तो गाड़ियों के कोलिड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं पूरी तरीके से, इसलिए हम पहले ही गाड़ी को रोक देते हैं। उसके लिए फाउलिंग मार्क का बेसिकली यूज किया जाता है। अनदर वन इज बेसिकली सैंड हम्प। ये तो देखा ही होगा आपने, कोई ट्रैक है, उस ट्रैक पे आगे लागे गाड़ियों को रोकना है, परमिट ही नहीं करना उससे आगे, तो कभी कभी क्या गाड़ियों में फोर्स ज्यादा होता है कि वो आगे डीएल हो जाए, वो पर्पस बचाने के लिए एक तो स्लोप बढ़ा दिया जाता है और एंड पे उसको इतना ज्यादा हम फिक्स कर देते हैं कि भाई गाड़ी उससे आगे जाएगी ही नहीं। इट इज ऑल्सो मेथड टू प्रिवेंट द व्हीकल्स फ्रॉम जंपिंग ऑफ द ट्रैक, डीरेल ना हो जाए एट द एंड ऑफ द साइडिंग, उसके लिए बेसिकली ये दिया जाता है। In this method, hump of sand with rising gradient at dead end of siding is provided। हमारे पास एंड में बेसिकली इसको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा एक बहुत छोटा सा चैप्टर था जिसमें बहुत कुछ ज्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं होता, सिर्फ चीजें जानने के लिए होती है, और यहीं से एज इट इज ऐसे के ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। कंप्लीट वन लाइनर टाइप के कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, कुछ बहुत ज्यादा सोचना है नहीं, और इसको आप बढ़िया तरीके से कवर अप करिएगा, पढ़िएगा, सारे पॉइंट्स नोट्स में मेंशन करिएगा। क्वेश्चंस यहाँ से बनते जरूर हैं, लेकिन इतने ही आसान क्वेश्चन बनते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। एक बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। क्या शेयर करना चाहता हूं आप लोगों से, तो वो है हमारे पास हमारा एसएससी जेईई 2023 का सार्थक बैच, जो कि ऑलरेडी रनिंग है हमारे एप्लीकेशन पर, एईसी प्लस एप्लीकेशन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे पास विजय बैच इज ऑलरेडी गोइंग लाइव स्टेट एई और जेईई एग्जाम्स के लिए, लाइव फ्रॉम दी ऑफलाइन क्लासरूम। आप इसे भी एनरोल कर सकते हैं ऑन दी एप्लीकेशन। इंडिया में होने वाली हर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल एग्जाम में जितना भी नॉन टेक्निकल पोर्शन आता है, उसे हमने कंप्लीटली एक नॉन टेक्निकल महापेक में जो है वो तब्दील कर दिया, जिसमें सारे नॉन टेक्निकल सिलेबस कवर अप किए गए हैं। साथ ही साथ एसएससी जेईई 2023 के लिए टेस्ट सीरीज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन दी एप्लीकेशन। आप इसको जो है वो किसी भी फॉर्म में अपने मोबाइल पर एनरोल कर सकते हैं एप्लीकेशन के थ्रू। जस्ट गो एंड विजिट दी एईसी प्लस एप्लीकेशन। सो थैंक यू वेरी मच एवरी वन ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग इन दिस लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में, और आशा करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।